प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग कारक विभक्ति प्रकरण पढ़ रहे हैं। तो कल मैंने सूत्र बताया था अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगेपि। तो इस सूत्र के बाद आज हम तृतीया विभक्ति का एक महत्वपूर्ण सूत्र लेते हैं, येनांग विकारः। तो येनांग विकारः सूत्र महत्वपूर्ण है, बोर्ड परीक्षा में प्रश्न इससे बनते हैं। जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उन्हीं को मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, तो आप इसे समझें। तृतीया विभक्ति का ये सूत्र है येनांग विकारः। तो देखिए सूत्र येनांग विकारः, येनांग विकारः, ये सूत्र है भैया येनांग विकारः। तो देखिए अब इसकी परिभाषा क्या हो रही है कि शरीर के जिस अंग के विकार, शरीर के जिस अंग के विकार से, शरीर के जिस अंग के विकार से शरीरधारी का विकार समझा जाए, माने शरीर के जिस अंग के विकार से शरीरधारी का विकार समझा जाए। शरीर के जिस अंग से, शरीर के जिस अंग के विकार से शरीरधारी का विकार समझा जाए, उस अंगवाची शब्द में, उस अंगवाची शब्द में, अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। में कौन सी विभक्ति होती है भैया? तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति होती है। तो देखिए, तो हमने सूत्र की व्याख्या लिख दी कि येनांग विकारः सूत्र कह क्या रहा है। तो देखिए सूत्र में येन अंग विकारः, तो येन अंग विकारः, तो इसमें तीन शब्द हैं। येन है जो यत शब्द का रूप है, तृतीया विभक्ति एक वचन में येन बन जाएगा। और अंग तो आप समझ रहे हैं कि शरीर के अंग, और विकारः माने दोष या विकार। तो व्याख्या हो गई शरीर के जिस अंग के विकार से, माने शरीर में माने जो अंग है उनमें विकार हो जाता है। जैसे कोई पैर से लंगड़ा हो जाता है, आंख से काना हो जाए ना, तो ये शरीर के विकार हैं। तो शरीर के जिस अंग के विकार से शरीरधारी का विकार समझा जाए। तो माने जो विकार होता है किसी अंग में, तो वो विकार शरीरधारी का विकार हो जाता है। वह विकार माने जिस व्यक्ति के शरीर के अंग में विकार होता है, वह विकार उस शरीरधारी का हो जाता है। तो शरीर के जिस अंग के विकार से शरीरधारी का विकार समझा जाए, उस अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। तो आप सीधा सा इतना ही समझें कि अगर शरीर, कोई व्यक्ति है, कोई शरीरधारी है, तो उसके जिस अंग में विकार होगा, उस अंगवाचक शब्द में, उस विकार वाले अंग वाची शब्द में तृतीया विभक्ति होगी। करण कारक नहीं होगा, डायरेक्ट तृतीया विभक्ति होगी। देखो सूत्रों में क्या होता है, माने तृतीया होती है तो माने करण कारक होगा या तो फिर कर्ता होगा, तभी तृतीया होती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ये येनांग विकारः सूत्र कह रहा है कि शरीर के जिस अंग के विकार से शरीरधारी का विकार समझा जाए, उस अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होगी, करण कारक नहीं होगा, उसमें तृतीया विभक्ति सीधे हो जाएगी। तो आप समझिए, अब आप समझ गए होंगे, माने जिस अंग में विकार होगा उस अंगवाची शब्द में आपको तृतीया विभक्ति लगानी है। तो देखिए, जैसे इसके हम उदाहरण अब लेते हैं। उदाहरण, तो उदाहरण लेते हैं कि जैसे बालक, मानो ऐसे हम ले रहे हैं कि बालक ना कान से बहरा है,
कान से बहरा है, बालक कान से बहरा है ना। तो बालक क्या है, कान से बहरा है, तो बहरा होना तो विकार है। अब बहरा होना जो विकार है, यह बहरापन किस अंग में आता है, तो बहरापन तो कान में आएगा भाई। आंख से कोई बहरा थोड़ी ना हो सकता है, तो बहरा होने के लिए तो काने से बहरा होता है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अगर एक कान किसी का खराब हो जाए तो क्या उसे हम बहरा कह सकते हैं? वैसे एक कान से बहरा नहीं होता, बहरा होने के लिए दोनों कानों का बंद होना जरूरी है, क्योंकि एक कान से यदि कोई बहरा होगा तो हम उसे जान ही नहीं पाएंगे कि वो बहरा है या नहीं। तो यद्यपि इसका माने संस्कृत अनुवाद माने बालकः, क्या करेंगे इसका हम, बालकः। अब देखो कान से बहरा है, वैसे इसको होना चाहिए कानों से बहरा है ना, क्योंकि जब दोनों कान उसके खराब होंगे तभी तो बहरा होगा भैया। लेकिन देखिए इसका अनुवाद ऐसा भी मिलता है, बालकः कर्णेन बधिरः। इसका अनुवाद क्या हो जाएगा भैया, बालकः कर्णेन बधिरः। तो देखिए कान से वो बहरा है, तो किस अंग में विकार है, विकार है भैया कान में, उसके कान में खराबी है तभी तो बहरा है। तो विकार कान में है, और कान क्या है, शरीरधारी का अंग है। माने कान कोई बालक है, वो शरीरधारी है, उसी का तो अंग है, और इसी से बालक का विकार लक्षित हो रहा है ना। तो बालक कान से बहरा है, तो बालकः कर्णेन बधिरः। वैसे इसका ऐसा भी अनुवाद हो सकता है कि बालकः कर्णाभ्याम बधिरः। क्या लिखेंगे भैया, बालकः कर्णाभ्याम बधिरः। तो इसका मतलब होगा बालक दोनों कानों से बहरा है, और यहां क्या हो जाएगा, बालकः कर्णेन बधिरः से कि बालक एक कान से बहरा है। हाँ, तो ये भी बात आप समझ रहिए, अगर एक कान से आपको बहरा दिखाना है तो बालकः कर्णेन बधिरः आप कहेंगे, और अगर आपको दोनों कानों से बहरा दिखाना है तब आप बालकः कर्णाभ्याम बधिरः ऐसा करेंगे। तो चलिए कर्णेन कर्णाभ्याम तो अलग की बात है, आप समझिए कि जिस अंग में विकार हो रहा है उसी में देखो मैं तृतीया लगा रहा हूं। जैसे देखिए अब मैंने और एक देखिए उदाहरण इसका कि मैंने रमेशः शिरसा खल्वाटः अस्ति, खल्वाटः अस्ति। इसका आप मतलब समझिए, रमेशः मने रमेश, अस्ति मने है, रमेश है, शिरसा, तो ये शिरसा, सिरह सिरसी सिरांश रूप चलता है सिर का, तो शिरसा तृतीया एक वचन बन गया, शिरसा मने सिर से, और खलवाटा मने गंजा। तो रमेश सिर से गंजा है ना, माने जिसके सर में बाल न हो उसके लिए एक शब्द गंजा हम लोग प्रयोग करते हैं। तो रमेशः शिरसा खलवाटः अस्ति, माने रमेश न और सिर से क्या है, गंजा है। तो रमेशः शिरसा खलवाटः अस्ति, तो विकार किस अंग में है, तो बोलेंगे सिर में है। तो सिर में देखो हमने तृतीया लगाई है, शिरसा खलवाटः अस्ति। देखो परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछता है, रमेशः शिरसा खलवाटः अस्ति लिखा रहेगा, अब मानो शिरसा के नीचे एक लाइन खींच देगा, अब बोलेगा कि रेखांकित पद में कारण सहित विभक्ति आप बताइए। तो शिरसा में देखकर तो हम तो तृतीया जान गए कि भैया इसमें तृतीया लगी है, मगर लगी क्यों है तृतीया, तो लगी इसलिए है भैया कि माने इसी सूत्र के अनुसार हम लिख देंगे कि ये नांग विकार सूत्र के अनुसार, और जिस अंग में विकार होता है, अंगधारी के जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीया होती है, इसीलिए शिरसा में कौन सी विभक्ति लगी भैया, तृतीया लगी है ना। तो जिस अंग में विकार होगा उसी में आपको तृतीया लगानी है। तो रमेशः शिरसा खलवाटः अस्ति ना। तो और एक दो उदाहरण देख लीजिए कि लिखिए सह, हम लिख देते हैं सह पादेन, पादेन माने हो जाएगा पैर से ना, और पादेन लुंजः अस्ति, पादेन खंजः लिख दीजिए, पादेन खंजः, लुंजः माने तो दूसरा हो जाएगा, लूला हो जाएगा, पादेन खंजः, पादेन खंजः, सह पादेन खंजः माने वह, पादेन माने पैर से, खंजः माने लंगड़ा, वह पैर से लंगड़ा है। तो वह माने कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो लेकिन वो लंगड़ा है, तो लंगड़ा किससे है,
पैर से है ना, तो पैर उसके शरीर का अंग है ना, तो जिस जो अंग है और उसी अंग में विकार है पैर में, तो शरीरधारी के जिस अंग में विकार होगा उसी में तो तृतीया लगाएंगे। तो पादेन में हमने तृतीया लगा दिया। सह पादेन खंजह ना, तो वह पैर से लंगड़ा है। ऐसे कमर से कुबड़ा है तो पृष्ठेन कुब्जह कर देंगे ना, हाथ से लूला है तो हस्तेन लुंजह कर देंगे। तो आप समझिए जिस अंग में विकार होगा उसी में आपको तृतीया लगानी है। बस एक चीज ध्यान रखिए, अगर आंख से काना है तो तृतीया किस में लगाएंगे? आंख में लगाएंगे। कान से बहरा है तो कहां लगाएंगे? कान में लगाएंगे तृतीया। पैर से लंगड़ा है तो पैरों में तृतीया लगाएंगे। हाथ से लूला है तो हाथ में लगाएंगे ना, पीठ से कुबड़ा है तो पीठ में लगाएंगे तृतीया ना, तो इस तरीके से करेंगे। सिर से गंजा है तो सिर में तृतीया लगाएंगे। माने उसी अंग में लगाना है जिसमें विकार हो, उसी अंगवाची शब्द में आपको तृतीया लगानी है। तो बिल्कुल ये सूत्र बड़ा छोटा सा है और आप इसे अभ्यास करेंगे। सबसे पहले सूत्र आप ये सब लिख कर जरूर अभ्यास करें। तो आज बस एक ही सूत्र मैंने बताया, एक एक सूत्र ही मैं प्रतिदिन बताऊंगा और इससे आप तैयार करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।